जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 6 नवंबर 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व सुनामी जागरूकता दिवस यानी कि वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो ये दिवस आपका होता है 5 नवंबर को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो इस दिवस के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि जो भी हमारे सुनामी के खतरों से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं उन सभी मुद्दों के बारे में पूरी दुनिया के लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा और इस दिवस के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा दिसंबर 2015 में इसको मनाए जाने की घोषणा की गई थी, यानी कि पहली बार ये दिवस 2016 में मनाया गया था। और इस बार यानी कि वर्ष 2020 में जो सेंदई 7 कैंपेन है इसको बढ़ावा देने के ऊपर फोकस किया जाएगा। तो ये कैंपेन क्या है अभी हम लोग आगे समझते हैं। इसी से मिलता जुलता एक दिवस और होता है जिसे हम लोग इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन डे के नाम से जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यह दिवस मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। तो दोनों दिवस के बारे में आपको ध्यान रखना है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं सेंदई 7 कैंपेन क्या है। तो बात है 2015 की। 2015 में जापान का एक शहर है जिसका नाम है सेंदई। क्या नाम है? सेंदई इस शहर का नाम है। तो यहाँ पर जो भी हमारे यूनाइटेड नेशन के देश थे वह सभी इकट्ठा हुए थे। किसके लिए? यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के ऊपर। और इसी के दौरान सेंडई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 से लेकर के 2030 तक के लिए अडॉप्ट किया गया था, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि 2030 तक पूरी दुनिया की आधे से ज़्यादा आबादी ऐसी होगी जो कि आपको तटों के पास में देखने को मिलेगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर तट के पास में आबादी निवास करेगी तो उस स्थिति में वहाँ पर सुनामी जैसे जो हमारे गंभीर खतरे होते हैं उनकी भी समस्या बनी रहेगी। तो इसीलिए 7 यहाँ पर फ्रेमवर्क थे जिनको अडॉप्ट किया गया था। तो अगर आप स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए। अदरवाइज आपको जितनी जानकारी मैंने बता दी है वह आपके लिए सफिशिएंट है। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर। तो टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है केवी गुरुजी, जहां से आप इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर किया करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ ने किस राज्य में पिनाका रॉकेट सिस्टम के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया है? तो परीक्षण की बात हुई है वह भी एक मिसाइल सिस्टम के। तो ध्यान रखिएगा, इसका परीक्षण किया गया है उड़ीसा राज्य में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो उड़ीसा में कहाँ पर? उड़ीसा में 2 ही स्थान पे होते हैं, एक तो हमारा होता है बालासोर और एक होता है चांदीपुर। तो इसका परीक्षण किया गया है चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के भीतर। अब यहाँ पर थोड़ा समझते हैं पिनाका रॉकेट सिस्टम है क्या। तो ये जो हमारा पिनाका रॉकेट सिस्टम है यह एक प्रकार की व्हीकल है जिसमें आपको इसी प्रकार से रॉकेट के लॉन्चिंग पैड मिलेंगे जिनके माध्यम से जो भी हमारे मिसाइल होते हैं उनको लॉन्च किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पिनाका रॉकेट सिस्टम की। तो ध्यान रखिएगा, ये जो रॉकेट सिस्टम है वह डीआरडीओ की पुणे में स्थित आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लैब के द्वारा डिजाइन किया गया है और इसका निर्माण किया गया है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारा पिनाका MK1 है यानी कि पुराना वाला, इसकी रेंज थी 40 किलोमीटर, लेकिन जिसका अभी परीक्षण किया गया है वह इसका उन्नत संस्करण है, यानी कि अपग्रेडेड वर्जन है। और इस वर्जन की जो रेंज है वह आपकी है 70 किलोमीटर। तो दोनों के बारे में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किस राज्य में पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये जो पर्यटक सुविधा केंद्र है इसका उद्घाटन किया गया है केरल राज्य में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। केरल राज्य के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अभी जो
यहाँ का टूरिज्म विभाग है उसको पाटा अवार्ड भी मिल चुका है। क्यों मिला है? क्योंकि इनके द्वारा टूरिज्म के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है। इस साल के शुरुआत में भी हमने पढ़ा था कि इनको जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा भी एक सम्मान मिला था। तो इसीलिए केरल राज्य में जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं उनके द्वारा एक टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। तो मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है कि केरल राज्य में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। अब आपको शायद याद हो 2015 में केंद्र सरकार के द्वारा जो भी हमारे तीर्थ स्थल हैं या जो भी हमारे देश के विरासत स्थल हैं उन सभी को डेवलप करने के लिए एक स्कीम की शुरुआत की गई थी और इस स्कीम का नाम था प्रसाद। अब प्रसाद यहाँ पर वो प्रसाद नहीं है जो हमको मिलता है, यहाँ पर बात हो रही है पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल एगमेंटेशन ड्राइव। और इसी अभियान के अंतर्गत या इसी योजना के अंतर्गत केरल के गुरुवायूर पर्यटन विकास परियोजना के तहत इसका निर्माण किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है। बाकी अगर हम लोग प्रहलाद सिंह पटेल जी की बात करते हैं तो ये हमारे पर्यटन के साथ साथ संस्कृति मंत्री भी हैं। बात हुई है केरल राज्य की तो राजधानी आपको तिरुवनंतपुरम में मिल जाएगी। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री यहाँ के हैं पिनरई विजयन। मुख्य न्यायाधीश यहाँ के कौन हैं तो एस मणिकुमार हैं और उच्च न्यायालय आपको मिल जाएगा कोच्चि में। बाकी टाइगर रिजर्व आपको दो मिलेंगे, पेरम्बिकुलर और पेरियार। मंदिर की बात करते हैं तो गुरुवायूर, सबरीमाला, पद्मनाभा स्वामी और वडकुनाथन यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर हैं। वायनाड, नीलांबर, अनामुदी और पेरियार यहाँ के प्रसिद्ध टाइगर और एलिफेंट रिजर्व हैं। बाकी अगर हम लोग केरल की बात करते हैं तो कुछ जरूरी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा ये भी शुरू हुई है केरल राज्य में। पहला जो अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र है इसकी भी स्थापना की गई है। ओणम नाम का एक प्रसिद्ध त्यौहार मनाया जाता है। इसके अलावा मकर बिलुक्कू नाम का त्यौहार भी यहाँ पर मनाया जाता है। यहाँ की जो स्वास्थ्य मंत्री हैं के शैलजा कोविड-19 के लिए जो रिपोर्ट जारी की गई थी प्रॉस्पेक्ट्स मैगजीन के द्वारा उसमें ये दुनिया की शीर्ष विचारक रही थी। गैर संचारी बीमारियों के नियंत्रण और बचाव के लिए UNI के द्वारा यहाँ पर इनको एक अवार्ड भी दिया गया है। और सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र को पूरी तरीके से डिजिटल बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरल। तो ये सारी चीज़ें आपको केरल के बारे में याद रखनी है। अगला प्रश्न है नवंबर 2020 में किस केंद्रीय मंत्री ने नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो पहले आपको ये याद रखना है कि जो हमारे हरदीप सिंह पुरी भाई साहब हैं इनके पास में कुल मिलाकर के 2 मंत्रालय हैं, दोनों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक तो है नागरिक और उड्डयन मंत्रालय, कौन सा? नागरिक और उड्डयन मंत्रालय, और दूसरा है शहरी और आवास मंत्रालय। तो ये आपको पहले ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज है क्या, जिसको अभी शुरू किया गया है। तो मुख्य रूप से ये जो हमारी स्कीम है इसका उद्देश्य है कि जो भी हमारे शहरों में रहने वाले युवा हैं उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ को और बेहतर किया जाए। अब किसी इंसान के अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ को आपको बेहतर बनाना है तो उसके लिए ज़रूरी यही होता है कि उसके लिए सारी सुविधाएं मौजूद हों। खास तौर पे अगर हम स्वास्थ्य की सुविधा की बात करें या फिर शिक्षा की सुविधा की बात करें तो ये सारी चीज़ें उसको मिलनी चाहिए। और इसी के लिए नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। अब इसके बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि ये जो हमारा प्रोग्राम है इसको केवल उन शहरों में शुरू किया जाएगा जिनको स्मार्ट शहरों की सूची में शामिल किया गया है, जिनकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक होगी और जो हमारे विभिन्न राज्यों की राजधानियां हैं या फिर केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियां हैं वहां पर इसको लागू किया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज के बारे में। अब यहाँ पर आप ये भी याद रखेंगे कि हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा यहाँ पर डाटा स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है। इसके अलावा टाटा ट्रस्ट के साथ में मिलकर के जो भी हमारे शहरों के लोकल निकाय होते हैं जिन्हें हम लोग अर्बन लोकल बॉडीज़ के नाम से जानते हैं, इनके अधिकारियों को 6 सप्ताह के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है। तो इसके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। बाकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज। अगला प्रश्न है नवंबर 2020 में अमेरिका व किस देश के बीच करैत
नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत हुई? तो करैत, ये हमारे सांप वाला करैत नहीं है। ये जो करैत है यह एक नेवी की एक्सरसाइज है जो कि अभी शुरू हुआ है अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि करैत नाम का जो नौसैनिक अभ्यास है ये अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में होता है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है कि इस अभ्यास का आयोजन दोनों देशों की नौसेनाओं के द्वारा बंगाल की खाड़ी में किया गया है। और अमेरिका के बारे में आपको पता ही होगा कि इस समय काफ़ी ज़्यादा गंभीर स्थिति है और जो ट्रम्प चचा है वो थोड़ा सा इस समय आप कह सकते हैं पगलाए हुए हैं। उनका आप अगर ट्विटर देखेंगे तो बार बार एक ऐसे ऐसे ट्वीट मार रहे हैं कि ट्विटर उनके ट्वीट को ही ब्लॉक कर दे रहा है। मतलब हमें लग रहा है कि शायद अगर उन्हें ये पता चलेगा कि चुनाव वो हार चुके हैं तो हो सकता है उनको सदमा भी लग जाए, कोमा वोमा में भी जा सकते हैं। बाकी आते हैं अपने प्रश्न पर। तो करैत का पूरा नाम है कोऑपरेशन एफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग। तो ये हमारे बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जा रहा है। अब बात करते हैं थोड़ा सा बांग्लादेश और अमेरिका की। तो आपको ध्यान रखना है बांग्लादेश के साथ में हम कुल मिलाकर के 3 अभ्यास करते हैं। एक का नाम है बोंगो सागर, दूसरे का नाम है मैनामती मैत्री और तीसरे का नाम है संप्रीति। तो ये तीनों हम कहते हैं बांग्लादेश के साथ में। यूएसए की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके साथ में हम कुल मिलाकर के 4 अभ्यास करते हैं। कौन कौन से? एक तो हमारा है वज्र प्रहार। क्या नाम है? वज्र प्रहार। उसके बाद में एक अभ्यास का नाम ही है युद्ध अभ्यास। और एक अभ्यास की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसकी पिछले साल ही शुरुआत हुई थी जिसका नाम है टाइगर ट्रायम्फ। और टाइगर ट्रायम्फ नाम का जो अभ्यास है उसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें हमारी तीनों सेनाएं शामिल हुई थीं। इसके अलावा जो हमारी तीनों सेनाएं हैं वह शामिल होती हैं इंद्र अभ्यास में, जो कि हम लोग करते हैं रसिया के साथ में। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक अभ्यास जो हम और करते हैं यूएसए के साथ में उसका नाम है मालाबार नेवल एक्सरसाइज। क्या नाम है? मालाबार नेवल एक्सरसाइज। और ये अभी शुरू हो चुका है विशाखापट्टनम में। और मालाबार एक्सरसाइज में क्वाड समूह के हमारे देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्वाड समूह का मतलब क्या हुआ? तो क्वाड समूह का मतलब हुआ भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। तो इनके जो नौसैनिक हैं वे इस अभ्यास में शामिल हुए हैं। अगला प्रश्न है गल्फ सहयोग परिषद यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में कुल मिलाकर के कितने सदस्य देश हैं? तो यहाँ पर सदस्य देशों की संख्या है 6। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आप सोचेंगे कि ये प्रश्न हम लोगों ने डिस्कस क्यों किया? क्योंकि अभी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और हमारे देश भारत के बीच एक राजनीतिक संवाद का वर्चुअली आयोजन किया गया। वर्चुअली का मतलब है किसी प्लेस पर नहीं हुआ, यह आप कह सकते हैं वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आयोजित हुआ है। तो इसमें जो हमारे देश का प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ था उसकी अगुवाई की थी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। तो ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी अगर हम गल्फ सहयोग परिषद की बात करते हैं तो 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका आपको मिल जाएगा रियाद में। और कुल मिलाकर के इसमें 6 देश हैं। तो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, ये है सऊदी अरब, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ओमान, फिर है यूएई, उसके बाद में है कतर, फिर यहाँ पर छोटा सा है एक बहरीन और यहाँ पर है कुवैत। तो ये 6 देश जीसीसी में शामिल हैं। सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में गाइडलाइंस ऑन टेलीविजन रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है? तो इस समिति के अध्यक्ष होंगे शशि एस वेम्पति। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो आपने न्यूज में जरूर देखा होगा या न्यूज में पढ़ा भी होगा कि जो अर्णव गोस्वामी है रिपब्लिक भारत वाले, वो हो चुके हैं गिरफ्तार। और उन्हीं से जुड़ी हुई न्यूज आपने एक और सुनी होगी टीआरपी फ्रॉड के बारे में, यानी कि टेलीविज़न जो हमारी रेटिंग सिस्टम होता है उसके संबंधित जो फ्रॉड किया था उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए अभी जो हमारे यहाँ का सूचना और प्रसारण मंत्रालय है उसके द्वारा 2014 में लाई गई गाइडलाइंस ऑन टेलीविजन रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया है। अब ये समिति करेगी क्या? तो इस समिति का मुख्य रूप से काम होगा कि जो हमारा टेलीविजन रेटिंग सिस्टम है हमारे देश में उसके जो भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उन सभी का असेसमेंट किया जाए, यानी कि उन सभी की समीक्षा की जाए। और अगर वहाँ पर किसी भी प्रकार के सुधार की गुंजाइश है तो उसके लिए यहाँ पर अपनी रिपोर्ट को दिया जाए, यानी कि उसके लिए सुझाव दिया जाए।
तो इसीलिए इस समिति का गठन किया गया है। अब बात करते हैं शशि एस वेम्पति की। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे प्रसार भारती के सीईओ हैं, जिनकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। बाकी 3 सदस्य कौन हैं? तो डॉक्टर सलभ, डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय और पुलक घोष बाकी अन्य सदस्य हैं। तो आप सिर्फ नाम ध्यान रखेंगे शशि एस वेम्पति का। और सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? तो ये है प्रकाश जावड़ेकर। 3 रफाल लड़ाकू जहाजों का दूसरा बैच भारतीय वायुसेना के किस एयरबेस पर लैंड किया? तो इसने लैंड किया है गुजरात के जामनगर में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो पहले थोड़ा सा शुरुआत से समझते हैं। बात है 2016 की। तो 2016 में हमारे देश ने फ्रांस के साथ में समझौता किया था 36 रफाल विमानों की खरीद के लिए, और यहाँ पर ये समझौता हुआ था 59,000 करोड़ रुपए में। कितने रुपए में? 59,000 करोड़ रुपए में। और इसी के अंतर्गत अभी हम लोगों ने देखा था कि जुलाई महीने में 5 हमारे जो रफाल विमान थे वह हरियाणा के अंबाला एयरबेस में आए थे। और उस समय आपने न्यूज़ चैनल के ऊपर भी इसकी एक बहुत ही लंबी चौड़ी कवरेज देखी होगी। तो अब अभी हमारे इस नवंबर महीने में 3 रफाल जहाज और भारत में पहुंच चुके हैं, यानी कि 36 में से 8 रफाल विमान हमारे देश को मिल चुके हैं। रफाल विमान की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि जो फ्रांस की डसाल्ट एविएशन कंपनी है उसके द्वारा इन रफाल विमानों का निर्माण किया गया है। तो फ्रांस के स्ट्रेस एयरबेस से इसने उड़ान भरी और 6852 किलोमीटर की लगातार यात्रा करके यह भारत के जामनगर में पहुंचा है। इससे पहले जो हमारे 5 रफाल विमान और आए थे ये आपके उतरे थे हरियाणा के अंबाला में। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में बिजली वितरण प्रणाली में सुधार के लिए $132.8 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये जो ऋण है वो दिया गया है मेघालय राज्य को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो जो हमारा मेघालय राज्य है उसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बिजली से संबंधित बकाया भी है। तो बकाया भी है, इसके अलावा जो यहाँ का मेघालय विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है इसके पास में जो बिजली की वितरण किया जाता है, यानी कि जो बिजली को लोगों तक पहुँचाया जाता है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो इसी के लिए एशियाई विकास बैंक के द्वारा यहाँ पर $132.8 मिलियन का ऋण इनको दिया जाएगा। बाकी एशियाई विकास बैंक की बात करते हैं तो स्थापना इसकी हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। मुख्यालय इसका है मनीला में। अध्यक्ष इसके हैं मसात्सुगु असाकावा और इसके उपाध्यक्ष हैं अशोक लवासा। अगला प्रश्न है, भारतीय कोस्ट गार्ड इंटरसेप्टर शिप C-452 को किस राज्य में कमीशन किया गया? तो ये जो शिप है इसको कमीशन किया गया है महाराष्ट्र राज्य में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो पहले थोड़ा सा जानिए कि ये जो इंटरसेप्टर शिप होती हैं इनका काम क्या होता है। तो ये हमारी ऐसे छोटी सी जहाज होती हैं और इनका मुख्य रूप से काम होता है कि जो हमारी तट रेखा है उसके पास ये पेट्रोलिंग करें और इस पेट्रोलिंग के माध्यम से जो भी कोई इल्लीगल एक्टिविटी होती है उन इल्लीगल एक्टिविटी के ऊपर नज़र रखें। इसके अलावा अगर किसी भी प्रकार का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन होता है तो उनमें भी इन इंटरसेप्टर शिप की मदद ली जाती है। तो अभी इसे महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में कमीशन किया गया है। अब आपको बताता हूँ एक महत्वपूर्ण चीज़, लार्सन एंड टुब्रो शिप यार्ड लिमिटेड के द्वारा इन इंटरसेप्टर बोट का निर्माण किया गया है और इन्हें कुल मिलाकर के 54 इंटरसेप्टर बोट के निर्माण का टारगेट मिला हुआ है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, जिसके अंतर्गत ये हमारा था 52वें नंबर का। नाम क्या है इसका? तो इसका नाम है ICGS C-452। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारतीय सेना प्रमुख MM नरवाने को मानद जनरल के पद से सम्मानित किया है? तो ये सम्मान दिया है हमारे पड़ोसी देश नेपाल ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो नेपाल के साथ में जो हमारे रिश्ते थे, यानी कि हमारे देश के रिश्ते थे, वह उनके जो PM है KP शर्मा ओली, उनके पाकिस्तान नहीं चीन की तरफ झुकाव के कारण थोड़े से खट्टे हो गए थे। और इसी समय नेपाल को ये भी एहसास हो गया कि भारत उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलाई है और भारत का साथ उसे जरूर चाहिए। तो इसी के क्रम में यहाँ पर नेपाल के द्वारा भारत से जो रिश्ते हैं उनको और बेहतर बनाने के लिए हमारे जो सेना प्रमुख हैं MM नरवाने जी, उनको मानद जनरल के पद से सम्मानित किया गया है।
अब आपको ये ध्यान रखना है कि नरवाने जी इस समय 3 दिवसीय नेपाल की यात्रा पर हैं और नेपाल की जो पीएम है प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है विद्या देवी भंडारी, उनके द्वारा नेपाली सेना के मानद जनरल के पद से यहाँ पर सम्मानित किया गया है हमारे सेना प्रमुख को। इस प्रश्न से आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो हमारे देश के पहले कमांडर इन चीफ थे जिनका नाम था के.एम. करियप्पा, क्या नाम था? के.एम. करियप्पा, इनको नेपाल के द्वारा 1950 में मानद जनरल के पद से सम्मानित किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी के.एम. करियप्पा जी के नाम पर 2 दिवस मनाए जाते हैं हमारे देश में जनवरी माह में। तो वो दोनों दिवस कौन से हैं और कब मनाए जाते हैं ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। थोड़ा सा टफ प्रश्न है लेकिन देखना चाहूँगा कितने लोग इसका उत्तर देते हैं। भारत व कनाडा के पुरातत्वविदों ने किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता में डेयरी उत्पादन के साक्ष्य प्राप्त किए हैं? तो ये साक्ष्य इनको मिला है गुजरात राज्य में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। बहुत सारे हमारे एंशियंट स्कल्पचर, इसके अलावा बहुत सारी पुरानी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली थी जिनके आधार पर यह पता लगाया गया था कि ये जो हमारी सभ्यता है वह 2500 से लेकर के 3000 BC पुरानी है। तो अभी इसी क्रम में भारत और कनाडा के कुछ हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनके द्वारा गुजरात के कोटाधा भाणी नाम के स्थान पर यहाँ पर डेयरी उत्पादन और प्रसंस्करण के साक्ष्य खोजे गए हैं। यानी कि जो पशुपालन था वह एक स्टेज ऊपर था। ऊपर होने का मतलब है यहाँ पर एक बड़े पैमाने पर पशुओं को पाला जाता था, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट बनाए जाते थे और जो उनका दूध होता था उससे यहाँ पर प्रसंस्कृत भी किया जाता था। इसके साक्ष्य भी मिले हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी 2020 का जो हमारा वर्ष है यह सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का 100वां वर्ष है, क्योंकि 1921 में सन जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी और रखायल दास बनर्जी के द्वारा सबसे पहले यहाँ पर खुदाई की गई थी। और प्रश्न आपसे कई बार परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि जो हमारा हड़प्पा स्थल था उसकी खुदाई किसने की थी या खोज किसने की थी? तो ये थे दयाराम साहनी जी। और जो हमारा मोहनजोदड़ो है इसे खोजा था या इसकी खुदाई की थी रखाल दास बनर्जी ने। तो इन दोनों के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। बाकी अगर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो जो इसके स्थल हैं वह आपको पाकिस्तान में, हमारे जम्मू कश्मीर में, उसके अलावा ये आपको मिल जाएगा पंजाब, फिर यहाँ पर हरियाणा है, फिर यहाँ पर है हमारा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में मिलते हैं। और ये सारे स्थल हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि ये प्रसिद्ध स्थल जो है वह किस सभ्यता से संबंधित है या फिर ये जो पार्टिकुलर हमारा स्थल है वह किस राज्य में स्थित है। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। खास तौर पर जो हमारे भारत के और पाकिस्तान के स्थल हैं इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं जैसे जम्मू कश्मीर में मांदा है, चिनाब नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे एक स्थल था जिसका नाम था हड़प्पा, सिंधु नदी के किनारे था हमारा मोहनजोदड़ो, कोट दीजी ये भी सिंधु नदी के किनारे था, एक था सुत्का गेंडोर जो कि सबसे पश्चिमी पॉइंट था आप कह सकते हैं, ये दास नदी के किनारे था, चन्हू ये भी पाकिस्तान में था, सिंधु नदी के किनारे था। गुजरात की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कई सारे स्थल मिलेंगे जैसे कि लोथल था, धौलावीरा था, सुतकोदता था, भगत राव था और था हमारा रंगपुर। और धौलावीरा के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि भारत सरकार के द्वारा यूनेस्को के माध्यम से इसको विरासत स्थल का दर्जा देने के लिए इस वर्ष नॉमिनेट भी किया गया है। बाकी कालीबंथन, मंगन आपको और बालाथल ये राजस्थान में मिलेंगे। रोपड़ और संघोल की बात करते हैं तो ये आपको मिल जाएंगे पंजाब में। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें भी जान लेते हैं जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय क्रिकेट टीम के हमारे 2 खिलाड़ी हैं, एक है के.एल. राहुल और एक है मयंक अग्रवाल। तो अभी कर्नाटक सरकार ने ये घोषणा की है कि इन दोनों खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हमारे देश की एक प्रसिद्ध बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है ज्वाला गुट्टा। तो ज्वाला गुट्टा के नाम पर हैदराबाद जो कि तेलंगाना की राजधानी है वहाँ पर एक ज्वाला गुट्टा अकादमी ऑफ एक्सलेंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। ए.के. गुप्ता ये हमारे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन विदेश लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ बन गए हैं। अब आप यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे
कि जो हमारी ONGC कंपनी है यह हमारे देश के साथ साथ विदेशों में भी संचालित होती है। तो हमारे देश के लिए MD और CEO कौन है? तो वो है आपके शशि शंकर। और जो ONGC विदेश लिमिटेड है जो कि ओवरसीज काम करती है, इसके अभी नए MD और CEO बने हैं AK गुप्ता। अब बात करते हैं IIT मद्रास की। तो ध्यान रखिएगा, IIT मद्रास का एक है सेंटर जिसका नाम है इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लीन वाटर, यानी कि स्वच्छ जल की दिशा में ये कार्य करती है। और इसी के द्वारा स्वच्छ जल टेक्नोलॉजी के लिए जापान की DG तकानो नाम की कंपनी के साथ में समझौता किया गया है। और हम लोगों ने बात की थी गंगा उत्सव के बारे में जिसका आयोजन किया जा रहा है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। तो इसी के दौरान जो हमारा एक कॉमिक कैरेक्टर है जिसका नाम है चाचा चौधरी, तो चाचा चौधरी और साबू की आपने बहुत सारी कहानियां पढ़ी होंगी। तो कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी को नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये भी आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। बाकी कल मैंने आपसे पूछा था कि फेनी पुल जो कि चर्चाओं में रहा किस देश से भारत को जोड़ेगा, तो ये जोड़ देगा बांग्लादेश को। किससे? बांग्लादेश को जोड़ेगा। त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा पर ये जो पुल है इसका निर्माण किया जा रहा है और ये बन रहा है फेनी नदी पर। तो ये आप ध्यान रखेंगे और इसकी लंबाई है 1.8 किलोमीटर। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना को लॉन्च किया? और इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आप इस प्रश्न का उत्तर भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।